दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले कई तरह के वीडियो लोड किए थे जिसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड था। इम्यूनिटी पार्ट 1, इम्यूनिटी पार्ट 2, आरएनए, डीएनए और कई तरह के वीडियो हैं जो कि साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसी के बीच में हमने साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में एक पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसी का दूसरा पार्ट है साइटोकाइन स्टॉर्म पार्ट 2 इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। दोस्तों, अगर आपने पीछे का मेरे कोई पार्ट मिस हो गए हैं तो आप जरूर देख लें। उससे आपको समझने में काफी आसानी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग में मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, कुछ इजाफा हो पाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है और मैं थंबनेल में भी देने वाला हूं, आप जरूर पीछे के वीडियो को देखें। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म पार्ट 2, इसमें मैं वापिस वहीं से शुरू करता हूं जहां मैंने छोड़ा था। साइटोकाइन स्टॉर्म जब कोविड के पेशेंट्स को लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है तो होता क्या है कि हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, जो लंग्स है, कोरोना के केसेस में यह अंग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि हमारे लंग में ACE एक रिसेप्टर है जो कि वहां पे अटैक करता है वायरस। उसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे और उतनी ज्यादा डिटेल में हमें अभी जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ACE रिसेप्टर पे यह अटैक करता है, इतना पॉइंट आप नोट करें। कैसे काम करता है, किस तरह से स्टॉर्म होता है, उसमें हमने साइटोकाइन का एक बड़ा रोल है जो कि हमने डिस्कस किया। साइटोकाइन के बारे में समझा, साइटोकाइन कितने तरह के होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कीमोकाइंस एंड लिम्फोकाइंस और भी कई तरह की हमने बातें की। होता क्या है कि जब बॉडी को इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो इस तरह के साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे के सारे जो इफेक्टेड एरिया है उधर की तरफ रश कर जाते हैं, वहां पे भीड़ लगा देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। नाउ देयर इज द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, उसे हमें समझना जरूरी है। जैसे डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं? डेंड्राइटिक सेल आर एंटीजेन presenting cell, also known as accessory cell of mammalian immune system. Their main function is to process antigen material and present it on the cell surface of the T cell. T cell क्या होता है? That is T lymphocytes. Thymus gland में ये develop होता है, that's why the name is T cell of the immune system. They act as a messenger between innate and adaptive immune system. हमने पीछे की वीडियो में जब इम्यूनिटी का पार्ट 1 आपने देखा होगा, वहां पर इनेट इम्यूनिटी की बात की गई और बाद में एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की गई। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल है वो इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के बीच में एक मैसेंजर का काम करता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? तो फाइब्रोब्लास्ट इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल दैट सिंथेसाइज दैट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलाजेन, प्रोड्यूसेस द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क for animal tissue and plays a critical role in wound healing. Fibroblasts are the most common cell of connective tissue in animals. ये सब चीजें क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, अभी आपको ध्यान में आएगा। Macrophages. What are the macrophages? Macrophages are the large eater, also called as a large eater, are a type of white blood cells of the immune system that engulf the digested cellular debris, foreign substances, microbes, cancerous cell, anything else that does not have the type of protein specific to the healthy body cells on its surface in process called phagocytosis. So macrophages recognize करता है कि हमारे सेल का अपना कौन है और पराया कौन है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मार्किंग होता है हर सेल के ऊपर, जिसपे ये नहीं रहेगा मैक्रोफेजेस उसे इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। According to the activation stage and the function of the macrophages, they can be divided into M1 type and M2 type. A T cell is the T lymphocyte, is a type of lymphocyte which develop in thymus gland. Hence the name is given T cell and play an important role in immune response. T cell can be distinguished
from other lymphocyte by the presence of a T cell receptor on the cell surface। दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे भी आपसे कहा था और अभी भी बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी पूरी डिटेल स्टडी आपको कोई टेक्स्ट बुक से आप कर लें अगर इच्छा रखते हैं तो, अदरवाइज गूगल्स पे काफी अवेलेबल है, गूगल कर लें। लेकिन मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यह एक सरफेस है, यह केवल ऊपर की बातें हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बृहत लेवल पे फ्यूचर में हो सकेगी, लेकिन उसके लिए पहले ये सब चीजें जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन साइटोकाइन स्टॉर्म, द मेन टॉपिक जो हमारा था साइटोकाइन स्टॉर्म होता कैसे है, क्यों होता है और इसकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग की जाए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इन केस ऑफ द कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में अटैक करता है तो यह क्या होता है, आपने सुना होगा मास्क लगा के रहो, हैंड को सैनिटाइज करो। यह नाक से या मुंह से हमारे शरीर में एंट्री करता है। कोरोना वायरस की साइज 100 नैनोमीटर से लेकर के 150-200 नैनोमीटर तक हो सकती है और यह हमारे ओइसोफेगस से स्टोमक में नहीं जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, यह पेट में नहीं जाएगा। अगर पेट में गया तो उतना कारगर नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पेट में हमारा बहुत ही एसिडिक मीडियम होता है, पीएच होता है उसकी वैल्यू 2 के बराबर। सो पेट में तो ये जाता नहीं है। ये क्या होता है, बक्कल कैविटी जहां की हमारे म्यूकस होते हैं उसके थ्रू ये सीधा लंग्स के तरफ अट्रैक्ट होता है। और जैसा कि अभी अभी हमने बात कर रहे थे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो ACE रिसेप्टर है वहां पे जाके ये अटैक करता है और अल्टीमेटली यह लंग के टिश्यू को इफेक्ट करता है। लंग के टिश्यू मतलब अगर मैं बोलूं तो बहुत नीचे जाकर के अल्वेलियाई, जो कि मेन ऑक्सीजन कंटेन करने वाला ऑर्गन है लंग्स का, उसको इफेक्ट करता है, जिससे वह फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होना चाहिए प्रॉपरली, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड को मिलना चाहिए, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलियाई को मिले और फिर वो बाहर की तरफ निकल पाए, ऐसा हो नहीं पाता है प्रॉपरली। और शुरुआत के दिनों में जब वायरस शुरू में अटैक करता है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जब होता है, जब वायरस लोड बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हमारे शरीर को, जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा जो पीछे की वीडियो थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब कोई नई तरह की हमारे शरीर में वायरल अटैक होता है तो बहुत तरह की हमारी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है, लेकिन बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ते चला जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ एल्डरली और ऐसे जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसमें होता क्या है कि यह हमारी अंदरूनी जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, जो अंदरूनी शक्ति है रोगों से लड़ने वाली, वह उतना काम नहीं कर पाती है। तो सारे के सारे साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपने पढ़ा ही था कि साइटोकाइंस कौन है, तो बहुत सारे हैं, इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरॉन है, ट्यूमर न्यूक्लियस फैक्टर है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, केमोकाइंस है एंड लिम्फोकाइंस, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये कौन बना सकते हैं, कोई भी अंग बना सकता है, लाइक हमारा पूरा बॉडी का एंडोथेलियम बना सकता है। तो दोस्तों मैं जस्ट आपके बताने के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि आप एज्यूम करें कि यह एक वेसल्स है जो कि लंग्स का वेसल है और इसमें कई तरह के ब्लड का सर्कुलेशन चालू है। अब इस ब्लड के सर्कुलेशन में WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड केमोकाइंस, साइटोकाइंस, जितने भी तरह के हैं वो सब यहां पर भीड़ इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये इन्फेक्टेड एरिया हो गया है। यहां पर ये जो सेल्स दिखा रहा है, इसकी न्यूक्लियस है, यहां पे वायरस अटैक कर चुका है। तो होगा क्या कि ये जितने भी यहां पर से आ रहे हैं ब्लड से, जितने भी मटेरियल, जितने भी साइटोकाइंस, वो क्या होंगे, सारा यहां के तरफ अटैक करेंगे, क्योंकि सेल्स अफेक्टेड है। तो होगा क्या कि यहां पे फिर ये जो वेसल्स है इसमें जगह होना चाहिए जाने के लिए, तो ये थिन हो जाता है। थिन हो जाने की वजह से जो भी साइटोकाइंस है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और प्लाज्मा भी, जो ब्लड में प्लाज्मा है वो भी सब इधर की तरफ रस करता है, सेल्स की तरफ। तो ये जो एरिया है इसमें कौन सा बच गया, अब केवल सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड बच गया, बाकी सारा का सारा प्लाज्मा एंड साइटोकाइन सब इधर पहुंच गए। तो यहां पर क्या हो गया
ये स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी और यहां पर वाटर एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा हो चुका होगा। और जब स्वेलिंग एंड वाटर एक्यूमुलेशन हुआ और यहां पे एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग की स्थिति हो गई। अब समझो कि यही वाली ब्लड आगे की तरफ जा रहा था, जो कि हमारे हार्ट को जाता था, हमारे लीवर को जाता था, किडनी को जाता था, ब्रेन को जाता था। अब उस स्थिति में जाएगा नहीं, तो वो लोग डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन फील करेंगे एंड देन फर्दर दूसरे ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं। सो दोस्तों, यह एक मोड ऑफ एक्शन है। इस तरह से कई तरह के मोड ऑफ एक्शन हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जैसे कि हमने बात किया था मैक्रोफेजेज, जैसे ही यहां पे अटैक होगा मैक्रोफेजेज, डेंड्राइटिक सेल, टी सेल, फाइब्रोब्लास्ट, इंडोथेलियम, दे ऑल एक्टिवेट दिस टाइप ऑफ साइटोकाइन like interferon gamma, interferon alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 18। सो दोस्तों, अभी आप देखिए टी सेल इंटरल्यूकिन 6 को एक्टिवेट करेगा, जो कि इंफ्लामेटरी मार्कर है, वह इंफ्लामेशन करेगा। अब क्या क्या करेगा देखो, इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट किडनी इंजुरी, एनीमिया, एक्यूट फेज प्रोटीन, एंड ये देखिए इसके वजह से फीवर भी काउज होगा। इंटरफेरॉन गामा जब टी सेल से एक्टिवेट हो गया तो ये क्या क्या करेगा, अगेन फीवर, इंपेयर्ड हिमोपोएटिक फंक्शन, एंड क्या करेगा, डिसमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एंड डिक्रीज सीरम प्रोडक्शन। सो आप इस चीज को देखें, ये मल्टीपल ऑर्गेन, मल्टीपल साइटोकाइंस डिफरेंट फंक्शन करके इंफ्लामेशन को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली इस तरह का हैवॉक क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। दैट इज एक तूफान आ गया, उसमें जो अच्छे सेल्स हैं वो भी मारे जाएंगे और इसके साथ साथ वायरस भी मारा जाएगा। सो अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे डिटेल पे आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म is a potential fatal immune condition characterized by the rapid polarification and the hyperactivation of the T cell, macrophages, natural killer cell, and the overproduction of more than 150 different type of inflammatory cytokine and chemical mediator released by immune or non-immune cell in viral infection. The aberrant release of the pro-inflammatory factor lead to lungs epithelial and endothelial cell apoptosis, which damage the lung microvascular and the alveolar epithelial cell barrier, leading to the vascular leakage, alveolar edema and hypoxia। दोस्तों, अभी जो हमने यहाँ पे एक ग्राफिकल आपको बना करके दिखाने की कोशिश की, वही बारे में लिखा गया है। द अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ द प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड GM-CSF, आपको याद होगा ग्रेनुलर मैक्रोफेजेस की बात कर रहा है। CSF इज व्हाट, दैट इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, हमने पीछे के वीडियो में बात किया था। एंड कीमोकाइन सच एज CCL2, CCL5, ये क्या है CCL? CCL इज नथिंग, दैट इज कीमोकाइंस फैमिली है। CCL2, CCL5, इंटरफेरॉन 10 and CCL3। CCL2 is a small cytokine that belong to the CC chemokines family। CCL2 recruit monocytes, memory T cell and dendritic cell to site of the inflammation produced by the either tissue injury or infection. Together with the reactive oxygen species, it cause ARDS, that is the most dangerous. What is ARDS? That is acute respiratory stress syndrome, leading to the pulmonary fibrosis and ultimately maybe death. So दोस्तों, this is the entire mode of action of cytokine storm in the case of the COVID patients। चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। Now in cytokine storm is when the immune system loses the ability to identify the good cell from virus affected or bad cell। So means cytokine storm एक ऐसा तूफान है कि हमारे शरीर में यह एबिलिटी को खो देता है कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। इन साइटोकाइन स्टॉर्म द इम्यून सिस्टम विच इज ओरिजिनली अटैकिंग द वायरस नाउ गोज इनटू हाइपर ड्राइव एंड बेसिकली स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर ओन सेल्स। इन सिंपलर वर्ड, इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर देन इट शुड बी। बहुत ही सीधी और सरल भाषा में, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिवेट होने की जरूरत ही नहीं थी, बट क्या करें,
यह एक ऐसी ही प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज द मेन कॉज ऑफ डेथ इन कोविड-19 disease. Is further stated that one of the main feature of ARDS is the cytokine storm, a uncontrolled systemic inflammatory response resulting from the release of pro-inflammatory cytokines जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 और अभी आपने जितने भी देखे by the immune activated cell. As per the study, high blood level of cytokine have been detected in patient with the COVID-19 infection, and that has been published in the Elsevier Public Health Emergency Collection. I have taken from there. High cytokine flow suppresses oxygen utilization in the body and cause hypoxia, the state of insufficient oxygen, as it kills cells, which lead to multiple organ failure like kidney failure, heart failure, even impact the functioning of the brain. So दोस्तों ultimately बहुत सारे multiple organ fail हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। Now again in the cytokine storm in a COVID-19 patient, cytokine storm starts in lung, which is why the lungs get affected initially. Then as the storm loses control and start attacking other organ, which lead to multi-organ failure, and oxygen start decreasing in the body, it start working inefficiently including the immune system. And क्या आपके पास ये प्रश्न आता होगा कि क्या ये साइटोकाइन स्टॉर्म है, इसे रोका जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है देयर इज नो वे टू प्रिवेंट द साइटोकाइन स्टॉर्म. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप साइटोकाइन फ्रॉम वर्किंग बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ साइटोकाइन द वायरस इटसेल्फ किल द पेशेंट. The storm can only be modulated via immunomodulator that can keep the immune system active and at the same time not attacking our own cells. Various drugs such as anti-tumor necrosis factor, cyclooxygenase inhibitor are the potent cytokine storm inhibitor. Some of them are currently in clinical trial for the COVID-19. क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा करने से हो सकता है क्या, बट अभी भी ट्रायल चालू है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, साइटोकाइन स्टॉर्म आर नॉट यूनिक टू कोविड-19 और कोरोना ओनली. इट मे हैपन इन द एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड द सीवियर इन्फेक्शन लाइक बर्ड फ्लू, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस और मर्स. एनी टाइप ऑफ सीरियस इन्फेक्शन में ये हो सकता है. दोस्तों, this picture is very clear and self-explanatory how coronavirus affect the body from top to toe. दोस्तों, हमने पीछे जाना था कि डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है कि टॉप टू टो तक अफेक्ट करता है. दूसरा, कोरोना टॉप टू टो तक अफेक्ट करता है. हम थोड़ी सी इस पे समय निकालते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, जैसे ही ये लंग्स को अफेक्ट करता है, देखो हमारा बॉडी में फीवर आता है. जैसे ही कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहला सिम्टम आप देखते होंगे, कहीं भी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ तो दो चीज काम करेंगे. लेमन लैंग्वेज में सबसे पहले आपको एक सैनिटाइजर देंगे, आप हाथ धो लोगे. दूसरा, एक थर्मोमीटर से आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर देखेंगे. यू नो व्हाई? आपने सोचा है कभी क्यों ऐसा करते हैं? सी, फीवर इज द फर्स्ट साइन. एंड ये फीवर आता क्यों है और फीवर को हमें दबाना चाहिए या कोई एंटीबायोटिक खा लेनी चाहिए क्या? दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शायद आप जानते भी होंगे. फीवर, बॉडी टेम्परेचर रेज टू ट्राई एंड इनकम्पिटिसेट हीट सेंसिटिव वायरसेस व्हेन द हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इम्यून सेल. जब हमारे बॉडी में वायरसेस आ जाता है तो हाइपोथैलेमस को ये मैसेज आता है कि हमारे बॉडी में वायरस है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है. और नॉर्मली बहुत सारे वायरस हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं या उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है. सो इसके वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है. तो इनकैपेसिटेट हीट सेंसिटिव वायरस के वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है. नाउ there is the maybe blood clotting and that ultimately lead to a stroke, and the stroke is very serious condition. Immune response to the COVID-19 causes abnormal clotting blood vessels and they may lead to the stroke. Coughing, cough क्यों होते हैं? Reflex, this is the reflex reaction
expel air rapidly from the lungs to clear the irritant from the airway. Then shortness of the breath, muscles and the joint pain. देखो एक कॉमन सिम्टम है, जब आपको कोरोना वायरस अटैक करेगा तो ये सब चीजें फील होगा, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन होगा. क्यों होगा? वायरल इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट एंड मसल कैन काउज पेन एंड स्टीफनेस एंड इवन पोस्ट वायरल फैटिक भी रह जाता है. कई लोगों को बहुत दिनों तक के उन्हें यह तकलीफ रहता है और कई बार तो वह काफी दिनों तक चल जाता है कि इन्फेक्शन ऑफन लीड टू द लॉन्ग टर्म फैटिक एंड द वीकनेसेस एंड शो ऑन. इट मे अफेक्ट टू द किडनी, इट मे अफेक्ट टू द इवन द स्किन रैशेस और ऐसी चीजें काफी कॉमनली देखी गई है लोगों को. दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं. नाउ साइटोकाइन स्टॉर्म बायोमार्कर्स. अब साइटोकाइन हमारे शरीर में अगर स्टॉर्म के रूप में आने वाला है तो क्या हमारे पास ऐसी कोई पद्धति है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम जान पाए कि हमारी बॉडी में इस तरह का स्टॉर्म आने वाला है, या डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट कोई हमें बता सकता है क्या? यस, देयर आर, बट उसके लिए हमें टेस्ट करना होगा. जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं, साइटोकाइन प्रोफाइल फॉर द कोविड-19 हैव फाउंड इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 7, GCSF ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा होगा, इंटरफेरॉन 10, MCP1. MCP क्या होता है? MCP इज मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन जो होते हैं, यह एक तरह से कीमोकाइंस है. MIP एंड TNF अल्फा एंड फेरिटिन. TNF अल्फा क्या है? तो आपने देखा होगा TNF किसका है? ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर का एक इंफ्लामेटरी मार्कर है TNF अल्फा एंड फेरिटिन. Interleukin, in the separate study, interleukin 6 was also found to increase with SARS-CoV infection. वो तो बहुत ही कॉमनली है. Interleukin 6 is the main things for the inflammation in the body. And थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा. Monocyte chemoattractant protein, cytokine also known as CCL2. CCL2 is a small cytokine that belong to CC chemokine family. CCL2 recruit monocyte, memory T cell and dendritic cell to the site of inflammation produced by the either tissue injury or infection. So आप देखो कितने मल्टीपल चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं. देन इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 1 RA, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 9, इंटरल्यूकिन 10 जो कि 50 तरह के होते हैं. इंटरल्यूकिन हमारे बॉडी में अभी तक 47, 48 तक तो पहुंच चुके हैं, 50 तरह के होते हैं. FGF बेसिक, GM-CSF, इंटरफेरॉन गामा, MIP1 बीटा, PDGF एंड द VEGF. ये सब क्या चीज है? ये PDGF का मतलब है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. प्लेटलेट भी तो है ना हमारा ब्लड का सेल्स, जो वो भी उसको भी फील होता है कि कुछ गड़बड़ है तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर शुरू हो जाता है. VEGF क्या है? वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है. Has also been shown to increase in COVID-19 patient compared to the healthy subject. A significant increase of the C-reactive protein. दोस्तों आपने नाम सुना होगा HSCRP, that is high sensitive C-reactive protein. So C-reactive protein has been reported with the concentration in average is 30 to 50 milligram per deciliter, and C-reactive protein is also a biomarker for the inflammation. And other than that, pro-inflammatory cytokine such as interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8 and tumor necrosis factor alpha, that is tumor necrosis factor alpha, has been found elevated in the sera of severely and critically ill COVID-19 patient. There is another ferritin level in the male, that is normal level is 20 to 250 nanogram ml and female 10 to 120 nanogram per ml. फेरिटिन इज व्हाट? फेरिटिन की लेवल काफी बढ़ जाती है जो कि लीवर में सिक्रीट होता है. फेरिटिन इज ए प्रोटीन इन ब्लड सेल दैट स्टोर आयरन. अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कुछ और टर्म हमें काफी सामने आते हैं कोविड का जब हम बात करते हैं.
तो सबसे पहले फेरिटिन. फेरिटिन इज अ मेजर इंट्रासेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इट बाइंड फ्री आयंस ऑफ द ट्रेस एलिमेंट, न्यूट्रलाइजिंग इट टॉक्सिक प्रॉपर्टी एंड इंक्रीजिंग solubility. In the soluble form, the body is able to expand iron as needed, in particular for the regulation of the cellular oxygen metabolism. Low ferritin level result in the lower iron concentration and the iron deficiency anemia. Elevated level of the ferritin or hyperferritinemia indicate the presence of the viruses and bacteria into the body. Hyperferritinemia can also be caused by a genetic mutation. But here अगर फेरिटिन की लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ी हुई है तो आपको कोविड है, तो डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि भाई इससे आपका साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकता है. साइटोकाइन स्टॉर्म के आने के पहले का ये मार्कर है. जैसे कि अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई तूफान आने वाला है तो मेट्रोलॉजी वाले पहले बता देते हैं कि ऐसा आशा है. तो फेरिटिन अगर बढ़ा हुआ है आपके शरीर में तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ये सीरियस कंडीशन हो सकता है. नाउ डी डाइमर क्या है? डी डाइमर, ए पॉजिटिव डी डाइमर रिजल्ट में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ फाइब्रिन degradation product. It indicates that there may be significant blood clot, thrombus formation and breakdown in the body, but it does not tell the location or cause. D-dimer का वैल्यू लेस देन 250 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए. डी डाइमर, जब ब्लड क्लॉटिंग की सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे तो उसमें कई फैक्टर होते हैं. 13 फैक्टर्स के हिसाब से अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो डी डाइमर टेस्ट से मालूम चल सकता है कि आपके बॉडी के अंदर में ब्लड क्लॉट हो रहा है. तो आपने जो पीछे अभी देखे थे कोरोना वायरस लंग्स में अटैक करने के बाद किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गया है, अगर क्लॉटिंग शुरू हो चुकी है तो यह सीरियस कंडीशन है जो कि डी डाइमर टेस्ट से मालूम किया जा सकता है. सीआरपी लेवल, पीछे भी हमने बात किया. ए हाई लेवल ऑफ द सीआरपी इन द ब्लड इज द मार्कर ऑफ अगेन इन्फ्लामेशन, जो कि हमें होने नहीं देना है. इट कैन बी कॉज्ड बाय ए वाइड वेराइटी ऑफ द कंडीशन from infection to the even cancer. High CRP level can also indicate there is the inflammation in the arteries of the heart maybe, which can make a high risk of the heart attack. Normal reading is the less than 10 milligram per liter. Now there is the one more term, LDH, lactate dehydrogenase. Normal LDH level ranges from 140 unit per liter. LDH is an enzyme, जैसा कि नाम ही है, lactate dehydrogenase is an enzyme or catalyst found in many different tissues in our body. These include our red blood cell, skeletal muscle, kidney, brain and lungs. When our LDH rises, it means the tissue may have been damaged or are diseased. क्योंकि यह एंजाइम बढ़ जाएगा शरीर में तो आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की चांसेस हो जाएगी. इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यह प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर है. इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस सेल. इट हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स विच मेक्स द interleukin 6 test potentially useful as a marker of immune system activation. Interleukin 6 can be elevated with inflammation, infection, autoimmune disorder, cardiovascular diseases and some cancer condition में भी ये बढ़ सकता है. सॉरी दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं. नाउ देयर इज समथिंग मोर टर्म जो कि आपको कई बार सुनने में आया होगा या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे या मैगजीन में पढ़ा होगा. ई जीन क्या है, एन जीन क्या है, आरडीआरपी क्या है एंड सीटी वैल्यू क्या है, एचई डाइमर क्या है. तो दोस्तों एचई डाइमर को डी डाइमर से फर्क करना है. डी डाइमर इज समथिंग डिफरेंट दैट इज मार्कर फॉर क्लॉटिंग. तो यहां पे जस्ट एक पॉइंट आपको बताया. नाउ हम लोग समझते हैं द मेजोरिटी ऑफ द आरटीपीसीआर. आरटीपीसीआर क्या होता है? दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दोस्तों अगर आरएनए डीएनए का चैप्टर जब हम लोगों ने बात कर रहे थे उस टाइम में इसके बारे में पूरी चर्चा करी गई है. आप जरूर उस वीडियो को देख लेंगे. आरटीपीसीआर ऐसे टारगेट द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज envelope protein that is E gene और न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन दैट इज एन जीन. दोस्तों यहां पे थोड़ा हमें समझना है ये सब चीजें क्या है और क्यों है. आरटीपीसीआर एक टेस्ट की प्रोसेस है और ये साइंटिस्ट ने समझ गए थे
कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसी का उल्टा भी बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कही जाती है, जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और डीएनए ही मॉलिक्यूल है जिससे किसी का भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसकी कुल खानदान और इसमें जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज, और अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। इसके वजह से, क्योंकि कोरोना जो वायरस है उसमें आरएनए होता है और आरएनए को टेस्ट में मालूम नहीं किया जा सकता कि आरएनए कहां से है और इसका इलाज क्या होगा। इसके लिए जरूरी है कि इस आरएनए से डीएनए में पहले कन्वर्ट हो। उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रोसेस है जो कि कभी हम नए वीडियो में फिर से बात करेंगे। नाउ देयर इज द वन मोर एंजाइम रिक्वायर फॉर द आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस। जब वायरस को आरएनए बढ़ाना होता है तो उसको चाहिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म आरडीआरपी। वो कहां से लेगा? उसके पास तो वायरस के पास है नहीं, और है भी तो उतनी मात्रा में नहीं है, तो हमारे ही सेल से यूज करता है ये। देन इन्वेलप प्रोटीन, उसे इन्वेलप प्रोटीन भी बनाने हैं क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई होना है, तो वो ई जीन से यूज करेगा। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कैसे बनेगा? तो एन जीन से बनेगा। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1983 बाय द अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस। He was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1993 for his pioneering work. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कैरी म्यूलिस के लिए। कैरी म्यूलिस के वजह से ही आज हमने पीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर और हम जान पाए, अदरवाइज आज तक हमें नहीं मालूम होता था कि ये कैसे किया जाए। एंड अभी एक बात और, सीटी मीन्स क्या है, जो इतनी चर्चा हो रही है कि आपका सीटी रीडिंग क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट समय लगाते हैं। व्हाट डज सीटी मीन्स? इन ए रियल टाइम पीसीआर एसे a positive reaction is detected by accumulation of fluorescent signal. The CT means cycle threshold, is defined as the number of cycle required for the fluorescent signal to cross the threshold, that is exceed background level. CT level are inversely proportional to the amount of target nucleic acid in the sample. That is means lower the CT level means greater the amount of target nucleic acid in the sample. So real time assay undergo 40 cycles, right? So कोई भी जब हम रियल पीसीआर टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर, तो उसमें 40 साइकिल का एक टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। अगर आपका डिटेक्ट हो गया सीटी, मतलब कि साइकिल थ्रेशोल्ड में लेस देन 29 के अंदर, so CT is if less than 29, then you are a strong positive, indicate of abundant of the target nucleic acid in the sample. If your CT value is 30 to more than 37, means you are positive reaction indicative of the moderate amount of the target nucleic acid, and if it is more than 38 to 40 are the big reaction indicative of the minimal amount of the target nucleic acid, which could represent an infection state or environmental contamination. So यानी कि इन्फेक्शन आप दूसरे को नहीं दे सकेंगे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कहा यह जा सकता है कि जिसकी सीटी वैल्यू 38 के ऊपर आएगी वह दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है, और इन्वायरमेंट में जो कंटामिनेशन आ गई है वायरस का, उसके वजह से उसको कुछ सिम्टम आए होंगे। सो लेस देन 29 है तो यानी कि वो बहुत ही इन्फेक्शियस हो सकता है पेशेंट। तो ये था सीटी और साइकिल थ्रेशोल्ड के बारे में। नाउ एचई डाइमर क्या चीज है, यह भी एक बार कई बार वायरस के बारे में चर्चा करते समय आता है। तो एचई डाइमर इज हेमाग्लूटिनिन स्टोरेज। हेमाग्लूटिनिन स्टोरेज is a glycoprotein that contain envelop viruses, or sometime all the envelop viruses having this HE dimer and use as a invading mechanism. उसी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में वो एंट्री करता है। तो यह थी बात, बट यहां पर फिर से मैं कहता हूं डी डाइमर से इसे फर्क करें। डी डाइमर एक इंडिकेटर है जो कि क्लॉटिंग के बारे में बात करता है। दोस्तों समथिंग मोर इनसाइट, अगर मैं थोड़ा सा, एक ट्रायल है जो कि मोरक्कन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिश करा था। इस ट्रायल में क्या देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 859 कोविड पेशेंट लिए गए एंड पीसीआर टेस्ट
किया गया, उसमें से 376 पेशेंट आउट ऑफ दैट 187 केसेस हैड पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कोविड-19। आपको यहां पर देने हैं कि 187 पेशेंट पॉजिटिव थे, 4% वेयर पॉजिटिव विद द 3 जीन्स। कौन कौन से? RDRP भी उसमें मिला, एन जीन भी मिला और ई जीन भी मिला। मींस परसेंटेज थोड़ा कम था, 4% में ही तीनों जीन थे। 40% ऐसे पेशेंट मिले जहां की एन एंड ई जीन प्रेजेंट था, एंड 3% में ऐसे मिले जिसमें RDRP एंड एन जीन थे। 31% ओनली विद द RDRP जीन and 22% cases are positive, 44 with the N gene. The analysis of the COVID-19 gene means RDRP, N and E dynamic reveal that more than 45 than 6% stay positive with detection of N and E gene and 14% with the N gene after even 12 to 46 days of the treatment. So दोस्तों एक्चुअली में ये स्टडी ये कहना चाहता है कि जब हम टेस्ट करते हैं किसी पेशेंट्स में, तो हो सकता है कि हम उसकी आरएनए को मालूम कर लिए कि इसमें कोविड का आरएनए है कि नहीं। उसके बाद जिसे कि फिर RDRP टेस्ट कर सकते हैं, एन जीन के कर सकते हैं और ई जीन के कर सकते हैं, और कई दिनों तक वो हमारे बॉडी में रह सकता है। और डिपेंड करता है कि कुछ खास केसेस में, यानी कि ई जीन का वेरिफिकेशन से क्लियरली वो इन्वेलप प्रोटीन बनाने के काम आता है, तो ऐसे इन्वेलप वायरसेस यानी कि कोरोना वाले वायरस का टेस्ट का कंफर्मेटरी रिजल्ट है। RDRP कोई भी दूसरे वायरसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कैसा भी अगर हो, क्योंकि उसे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। कोई भी वायरस होने दे, उसे डेवलप होने के लिए, उसे प्रोग्रेशन और प्रोलिफिकेशन करने के लिए ये चीजें की जरूरत पड़ती है। Now in summary, this is the first description of the dynamic of RDRP, N and E gene of the SARS COVID-2 virus among COVID-19 positive patients. The study allows us to focus on the several 260 parameters involved in the care of patient. We highlighted the comprehension of 264 dynamism of these 3 genes is an important parameter in the COVID-19 diagnosis. We can plan 265. There is the big study. So मैं कभी बाद में उस पर डिस्कस करूंगा। मैं केवल इतना ही यहां पर बताना चाहता हूं कि ये सब भी एक मार्कर है कोरोना पॉजिटिव होने के लिए, और कई दफा आप निगेटिव आ जाते हैं क्योंकि टेस्ट में केवल एक ही पार्ट का टेस्ट किया गया, दूसरे चीज का नहीं किया गया, तो हमें सारे चीजों को डायग्नोस करनी होगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको कुछ दे पाया हूँगा, कुछ समझाने की कोशिश किया, आप तक मेरी मैसेज पहुंची होगी। अगर आपको इंटरेस्ट और भी अच्छा है तो आप अच्छे से इसमें पढ़ाई करें और गूगल सर्च करें, आपको काफ़ी इसमें मटेरियल मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह जो मेरा वीडियो है यह एक सुपरफिशियल है, यह बहुत ही बृहद एंड लेटेस्ट और नया चीज आ रहा है, इसमें हर दिन बदल हो रही है, हर चीज बदलाव हो रहा है, इसलिए कुछ भी इसमें बदल भी सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। हमेशा ही ये सर्टेन नहीं रहेगा, कल जो था वो आज गलत हो सकता है और आज जो गलत है वो कल सही हो सकता है। यह सारा का सारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर काम होता है और ट्रायल्स पे काम होते हैं। तो अभी तक जो भी हमसे बन सका, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करा था वो आपको देने की कोशिश की, और दोस्तों आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरा ये सब आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि इन सब्जेक्ट के बारे में काफी कंफ्यूजन है और डॉक्टरों के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, उनके पास इतने ज्यादा काम है कि उनको अननेसेसरी का हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद ही पढ़ाई करके खुद की जानकारी डेवलप की जा सकती है और इसको रिकन्फर्म किया जा सकता है कि जो मैंने जाना वो क्या सही है या नहीं। सो दोस्तों कीप योर सेल्फ हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ। थैंक यू वेरी मच। फिर से अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।